गुलामी की जंजीरों से निकलने के लिए एक सांस और एक प्रण होकर साथ आ जाइए। भले ही हम एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, लेकिन जिएंगे और मरेंगे आजाद हिंदुस्तान में ही। ये शब्द किसी और के नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की आजादी की जंग के एक महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। सुभाष चंद्र बोस वही हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर ही अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक को हिला दिया था। यहाँ तक कि गांधी जी ने यह तक कहा था कि नेताजी देशभक्तों के देशभक्त, क्रांतिकारियों के क्रांतिकारी हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द ग्रेट एस्केप ने तो अंग्रेजों की नींदें उड़ाकर रख दी थी, क्योंकि एस्केप हुआ तो अंग्रेजों की आंखों के सामने ही, लेकिन अंग्रेजों को कानों कान इसकी खबर तक नहीं थी। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नेताजी की यही कहानी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं के मन में एक अलग ही जोश भर दिया था। जब वर्ल्ड वॉर के दौरान दुनिया हिस्सों में बंट चुकी थी और ज्यादातर देश एक दूसरे से लड़ने में बिजी थे, जहां गांधी जी लोगों को इंग्लैंड की तरफ से भर्ती होकर लड़ने के लिए कह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नेताजी का मानना यह था कि अंग्रेजों से छुटकारा पाने का ये समय बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के चलते ब्रिटिश एम्पायर काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। इसी कारण नेताजी का यह मानना था कि ऐसे में हमें जर्मनी का साथ लेना चाहिए। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इसी मुखालत ने नेताजी को इंडिया का नंबर 1 अंग्रेजों का दुश्मन बना दिया था। ये बात सुनकर अंग्रेजों ने नेताजी को राजद्रोह के जुर्म में कोलकाता के प्रेसिडेंशियल जेल में डाल दिया। जेल में डालते ही हिस्ट्री के सुनहरे पन्नों में लिखी गई नेताजी के ऊपर द ग्रेट एस्केप की कहानी। इस टाइम हिटलर की सेना ने पूरे यूरोप में उथल पुथल मचा रखी थी। एक्सिस फोर्सेस ने अलाइड फोर्सेस की नाक में दम कर रखा था। एक्सिस फोर्सेस के हमलों की वजह से सबसे ज्यादा इंग्लैंड परेशान था, क्योंकि इंग्लैंड के ऊपर कंटिन्यूअसली बमबारी हो रही थी। लगातार हमलों की वजह से इंग्लैंड काफी परेशान हो गया था। ऐसे में नेताजी ने अपने आंदोलन को गति प्रदान की। जहां एक तरफ गांधी जी लोगों से कह रहे थे इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए, वहीं नेताजी गांधी जी के बिल्कुल ऑपोजिट थे। अब तो जोश नेताजी ने भारतीय लोगों के दिलों में भर दिया था। उसे दबाने के लिए नेताजी को जेल में डाल दिया गया था। जेल में जाने के बाद नेताजी को यह बात अच्छी तरह से मालूम थी कि जेल में रहने पर अपने आंदोलन को वो गति नहीं दे पाएंगे, जो गति वो जेल के बाहर रहकर कर सकेंगे। लेकिन जेल में रहने के बावजूद भी नेताजी नहीं रुके। उन्होंने जेल से निकलने के लिए जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। अब नेताजी की इस भूख हड़ताल की वजह से नेताजी की तबीयत खराब होने लगी थी। तबीयत काफी खराब होने के कारण से अंग्रेजों ने ना चाहते हुए भी नेताजी को रिहा कर दिया था। एम्बुलेंस के द्वारा जब नेताजी को उनके घर पर छोड़ा गया, तब काफी पुलिस कर्मचारी को सादे कपड़े में नेताजी की जासूसी के लिए छोड़ दिया गया। अब वो कर्मचारी नेताजी की पल पल की खबर अंग्रेजी हुकूमत को देते रहते थे। लेकिन दोस्तों, जहां पर अंग्रेजी हुकूमत की सोच खत्म होती थी, वहीं नेताजी की सोच शुरू होती थी। नेताजी के दिमाग में इस टाइम सिर्फ एक प्लान चल रहा था कि आखिर कैसे जर्मनी के लिए निकला जाए। उन्हें बात मालूम थी कि उनके चारों तरफ पुलिस की निगरानी है। इस प्लान को शुरू करने के लिए नेताजी ने अपने भतीजे शिशिर बोस की मदद ली। इन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपने घर से जर्मन मेड वेंडरर कार से निकलेंगे। घर से निकलते ही इन्होंने पहले कोलकाता के एक शॉप से सबसे पहले नेताजी के भेष बदलने के लिए कपड़े और कुछ अन्य जरूरी चीजों को खरीदा। उन्होंने नेताजी की एक नकली आइडेंटिटी बनाने के लिए काफी सारे नकली विजिटिंग कार्ड भी छपवाए, जिसमें उनका नाम मोहम्मद जियाउद्दीन, BA LLB, ट्रैवलर इंस्पेक्टर जैसी चीज मेंशन थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस प्लान की जानकारी नेताजी और शिशिर बोस के अलावा किसी और को नहीं थी, यहाँ तक कि उनकी माँ को भी नहीं। 16 जनवरी 1941 की रात को जब सभी लोग सो रहे थे, तो ये दोनों हुबली नदी के ऊपर से होते हुए कोलकाता से निकले। तकरीबन सुबह 7 बजे के करीब धनबाद के बरारी में अपने एक मित्र अशोक के यहाँ पहुंचे। वहां पर जियाउद्दीन उर्फ नेताजी जब अशोक को अपना प्लान बता रहे थे, तभी अशोक ने जियाउद्दीन को रोक दिया था और अपनी बात कंटिन्यू रात में करने के लिए कहा। तब जियाउद्दीन ने अपना प्लान अशोक को रात में बताया। तब उन्होंने बताया कि अब वो कालका मेल के थ्रू दिल्ली जाएंगे और फिर दिल्ली से फ्रंटियर ट्रेन पकड़कर वो पेशावर के लिए निकलेंगे। अब प्लानिंग के अकॉर्डिंग जियाउद्दीन 19 जनवरी 1941 को पेशावर पहुंच गए थे। पेशावर में एक अकबर शाह नाम का एक व्यक्ति उनका पहले से इंतजार कर रहा था। पेशावर में नेताजी ताज होटल में रुके थे, लेकिन अगले ही दिन अकबर शाह ने नेताजी को अपने मित्र आबाद खान के यहाँ शिफ्ट करवा दिया। लेकिन यहाँ परेशानी ये थी कि नेताजी को पश्तो भाषा नहीं आती थी, इसलिए नेताजी ने डम्ब एंड डीफ पठान की एक्टिंग की, ताकि उन्हें किसी से कोई बातचीत ही ना करनी पड़े, क्योंकि अंग्रेजों के जासूस हर जगह मौजूद थे। इधर 26 जनवरी को नेताजी को कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश होना था, लेकिन नेताजी तो कलकत्ता में थे ही नहीं। तभी हर जगह यह खबर फैल गई कि नेताजी कहीं भाग गए। ब्रिटिश सरकार उन्हें पागलों की तरह ढूंढने में लग गई थी।
वहीं कोलकाता की जनता नेताजी के गायब होने की खबर सुनते ही काफी ज्यादा घबरा गई थी। नेताजी की परेशानी और बढ़ती जा रही थी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी नेताजी इंडिया से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। आगे का सफर उन्होंने एक इटालियन पासपोर्ट होल्डर काउंट ऑरलैंडो मोजुटा से कंटिन्यू किया। मास्को से नेताजी रोम पहुंचे और रोम से बर्लिन उनके एस्केप का आखिरी चरण था। अब यहाँ एक और परेशानी खड़ी हो गई। नेताजी का प्लान तो जर्मनी से मदद मांगने का था, लेकिन जर्मनी पहुंचकर उन्हें पता चला कि उनका यह प्लान नाकाम हो गया, क्योंकि नाजी सैनिकों को इंडिया की इंडिपेंडेंस में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, बल्कि वो तो कुछ और ही प्लान कर रहे थे। असल में सोवियत को हराने के बाद अफगान आर्मी के थ्रू इंडिया को इन्वेड करना चाहते थे, और आखिरकार जब नेताजी के आइडिया के खिलाफ जाकर जर्मनी ने जुलाई 22, 1941 को रूस पर हमला बोल दिया, तो उसके इस कदम को जर्मनी के इस व्हाइट एक्सप्रेशन की शुरुआत के तौर पर देखा गया। और तो और जब मई 29, 1942 को हिटलर के साथ उनकी पहली मुलाकात हुई, तब नेताजी को हिटलर के आइडिया का साफ पता लग गया, और अब वो जान गए थे कि जर्मनी का ये कहना है कि वो रूस को हराने के बाद इंडिया की सहायता कर पाएंगे, ये केवल एक झूठा वादा है और कुछ नहीं। इसीलिए नेताजी की सारी उम्मीदें जर्मनी से टूट गई थी। लेकिन नेताजी ने यहाँ पर हार नहीं मानी, और अब नेताजी जर्मनी के बाद जापान पहुंच गए। अपने न्यू प्लान के साथ जापान पहुंचकर नेताजी ने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। काफी चालें और प्लान के साथ नेताजी ने जापान को आखिरकार अपनी तरफ कर ही लिया। लेकिन जापान भी नेताजी का ज्यादा समय तक साथ नहीं दे पाया, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी न्यूक्लियर अटैक के बाद जापान की कंडीशन काफी बेकार हो गई थी, और जापान ने वर्ल्ड वॉर में सरेंडर कर दिया था। इसी वजह से आजाद हिंद फौज को भी काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा था। इसी बीच आजाद हिंद फौज पर लाल किले में मुकदमा कर दिया गया। इस मुकदमे के बाद तो ये समझिए कि जो आजादी की आग लोगों के सीनों में लगी हुई थी, वो और भड़क गई थी, और आखिर में आजाद हिंद फौज ने ही अंग्रेज साम्राज्य के अंतिम कील ठोकने का काम किया, और आखिरकार अंग्रेजों को भारत को आजादी देनी पड़ी। इससे आप समझ ही पा रहे होंगे कि कलकत्ता के जेल से शुरू हुई एस्केप ने भारत की आजादी में कितना अहम रोल निभाया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी द ग्रेट एस्केप की। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।